हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा जीएस क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? तो बिहार स्पेशल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू भी कह सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? मतलब वो कौन सा अधिनियम यानी एक्ट है जो कि भारत में पृथक निर्वाचन यानी अलग निर्वाचन का आरंभ किया। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग को पता है कि कौन से अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन आया? ठीक है, बता दीजिए, बताइए पृथक निर्वाचन का आरंभ किस अधिनियम से हुआ? तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो पृथक निर्वाचन का जो आयोजन हुआ यानी आरंभ हुआ, वो कब हुआ? भारतीय परिषद एक्ट 1909। किसके साथ हुआ, किसके द्वारा? भारतीय परिषद एक्ट 1909। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण एक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट है। तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। तो 1909 के एक्ट से क्या हुआ था? 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मिंटो जो है आपका गवर्नर जनरल था 1909 में। और पृथक निर्वाचन का जो आरंभ होता है, पृथक निर्वाचन का जो आरंभ होता है वो 1909 के एक्ट से ही होता है और इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। अब देखते हैं 1919 के एक्ट में क्या है। तो 1919 के एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट किससे कहते हैं? 1919 के एक्ट को। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि जो ये पृथक निर्वाचन 1909 में आरंभ हुआ था वो समाप्त कब हो जाता है? 1919 में। 1919 के एक्ट में पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाता है। अब प्रांतों में डुअल सिस्टम लागू हो जाता है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि प्रांतों में मैं बता रही हूँ। ठीक है, प्रांतों में डुअल सिस्टम लागू होता है। कब लागू होता है? वो मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से यानी 1919 के एक्ट से प्रारंभ होता है प्रांतों में डुअल सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं 1935 के एक्ट से क्या होता है। 1935 के एक्ट से स्टार्ट ये होता है कि प्रांतों में जो डुअल सिस्टम रहता है, प्रांतों में डुअल सिस्टम जो रहता है उसको क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसे समाप्त कब किया जाता है? तो 1935 के एक्ट से। ठीक है, 1935 के एक्ट से डुअल सिस्टम समाप्त कर दिया जाता है प्रांतों में। कब? 1935 के एक्ट। अब 1935 के एक्ट से एक और भी महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। वो क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, किस अधिनियम से हुआ था? तो 1935 के अधिनियम से क्या होता है कि आपका आरबीआई की स्थापना होती है। 1935 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना होती है। अब देखिए 1935 के एक्ट से ही संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है? 1937 में वर्मा यानी जिसका अभी नाम जो है म्यांमार, उसको अलग कर दिया जाता है। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। वर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया जाता है। ठीक है, और ये आप अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए यही है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, घूम फिर के। हो सकता है अगर क्वेश्चन बनना भी होगा तो इन्हीं में से होगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है बिहार के? तो आप लोग बताइए।
बिहार के पश्चिमी जिले में, बिहार के, इसका आंसर ये होगा, बिहार के पश्चिमी जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो बिहार के पश्चिमी जिले में, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सॉरी, बिहार के पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब यहीं पे पश्चिमी चंपारण में ही एक उदय वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसमें उदयपुर लिखा, तो आप उदयपुर यानी राजस्थान में मत चले जाइएगा। तो उदयपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। देख लीजिए आप लोग, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, आप लोग फिर से सुन लीजिए कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, और जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आपका पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अब ये भागलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भागलपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित किस शासक के द्वारा भागलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किस शासक द्वारा की गई थी? तो वो उस शासक का नाम था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा क्या हुआ था? भागलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिलादित्य विद्यालय कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो भागल में स्थित है, और विक्रमशिलादित्य विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल नामक शासक ने की थी। इसलिए भागलपुर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि नालंदा किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार में स्थित है। भागलपुर भी बिहार में है, नालंदा भी बिहार में है। ठीक है, तो भागलपुर भी बिहार में है और नालंदा भी बिहार में है। भागलपुर के बारे में मैंने बता दिया, अब नालंदा के बारे में बताते हैं। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वो है कहाँ पे? बिहार में। इसे नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे नष्ट कर दिया गया, और किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी ने इसे नष्ट कर दिया पूरी तरह। बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान के सबसे बड़ा, जापान का होगा यहाँ पे, जापान का। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है, मतलब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप लोगों को अगर पता हो तो आप बताएं, इसके बाद फिर मैं बताती हूँ। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? होन्शु। ठीक है, होन्शु। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्या क्या जापान में कौन कौन से द्वीप है। होकैडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? होन्शु है। ठीक है, कौन सा है? होन्शु है। अब आप यहीं पे ये देख लीजिए कि टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो है, वो किस द्वीप पे स्थित है? तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस पे स्थित है? होन्शु पे, होन्शु द्वीप पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ठीक है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? आप लोग बताइए, किसका भाग है? डेनमार्क का है, फिनलैंड का है, कनाडा का है, यूके का है? बताइए, आंसर करिए जल्दी आप।
तो ग्रीनलैंड का जो मतलब ग्रीनलैंड किसका भाग है, तो डेनमार्क, यानी ग्रीनलैंड पर जो जिसका अधिकार है वो किसका अधिकार है, डेनमार्क का। ठीक है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है, किसका, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का। ठीक है, और ये जो ग्रीनलैंड है ये किस कॉन्टिनेंट पे स्थित है, तो ग्रीनलैंड जो है वो ऐसे तो जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये यूएसए में स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो ये डेनमार्क का भाग है। ठीक है, डेनमार्क का भाग ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए फिनलैंड। तो फिनलैंड में जो है अभी एक ऐसा नया देश बना है जो कि नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है। ठीक है, ये आपका करंट से रिलेटेड है। तो नाटो का नया जो मेंबर बना है, नाटो का 31वां और नया मेंबर जो बना है वो फिनलैंड बना है। कौन, फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, आप लोग बताइए अगर आप लोग को पता हो तो। आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243E, आर्टिकल 24F, आर्टिकल 24G, बताइए किसके तहत रखा गया है। तो 24G के अंतर्गत रखा है, 24G के अंतर्गत रखा है। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो 29 कार्य यानी 29 विषय जो है दिया गया है, 29 विषय किस अनुसूची में दिया गया है, 29 विषय किस अनुसूची के तहत रखा गया है। तो 29 विषय जो है आपके कहां पे मैं बता सकती हूँ, 29 विषय जो है यहाँ पे अनुसूची 11, अनुसूची 11 आप देख सकते हैं 2 + 9 = 11। ठीक है, 2 + 9 = 11, यानी 29 कार्य या 29 विषय, 29 कार्य या 29 विषय से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची 11 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। अगर इसको आप इक्वल जोड़ देंगे तो = कितना आ जाएगा, 11। 2 + 9 = 11, यानी अनुसूची 11 में है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये क्या है, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243I। अब ये बताइए वित्त आयोग का मतलब यानी इनकम। ठीक है, इनकम से आप समझ लीजिए राज्य वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो 243I, आई यानी इनकम। ठीक है, इनकम, आप इससे इसको समझ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग किसमें दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है, 243K में है। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए और इस पे कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट हो। अगर वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद।